हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम ईंटें मन के अस्थियों का थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं। इस पार्ट में हम फुल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में और उनकी वस्तुओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि उस सभ्यता में क्या क्या होता था। यानी 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे चैप्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल रही होगी। आज मैं इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करने वाला हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, अब मोहनजोदड़ो के अंदर जल नियोजन प्रणाली के अंदर लास्ट चैप्टर जो हमने जो लास्ट पार्ट था वो कंप्लीट किया था कि जो मोहनजोदड़ो था वहां पे जल निकास प्रणाली कैसी थी, उस पर हमने खत्म कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। यहाँ पर शिल्प उद्योग कैसे थे। इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी नियोजन प्रणाली, इतना ज्यादा नगरों का विकास, तो जाहिर सी बात है वहां पे व्यापार भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, है ना। तो हम बात करते हैं कि उस समय क्या क्या होता होगा। जैसे कि हड़प्पा के अंदर शिल्प एवं उद्योग के बारे में बात करें। शिल्प क्या होता है आपको पता होना चाहिए। शिल्प अर्थात पत्थरों पर कुछ कलाकृतियां। और हम सब जानते हैं कि उस समय जो लोग थे, जो वहां की जनता थी, जो वहां के व्यापारी थे, शिल्प उत्पादन में बहुत माहिर थे। शिल्प उत्पादन करने में, शिल्पों से, पत्थरों पर कुछ ना कुछ नई कलाकृतियां करने में माहिर थे। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करेंगे, एक जगह है वहां पे जिसका नाम है चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो हड़प्पा कालीन शिल्प बस्ती थी। यानी चनहुदड़ो के अंदर शिल्पकारी बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर होती थी। ठीक है, यहाँ के शिल्प कार्यों में मन के क्या क्या बनाए गए हैं। यहाँ के शिल्प कार्यों में मन के तांबा, शंखों की कटाई और धातुकर्म में बात करूंगा, तांबा प्लस टीन प्लस कांसे का निर्माण, यानी इन तीनों धातुओं को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण करना। जिसमें मैंने बताया कि जो चनहुदड़ो जगह है, चनहुदड़ो के अंदर हड़प्पा कालीन लोग मनके बनाते थे, तांबे का इस्तेमाल करते थे, शंखों की कटाई करते थे और कुछ मिश्रित धातुओं से एक नई धातु का निर्माण करते, जिसमें मोहरे हो गई, बाट हो गए, ये सब शामिल थे। याद रखना है आपको। ठीक है, अभी विभिन्न आकार के थे, इनके आकार भी पाए गए। यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे होगा आकार। ये जो वस्तुएं बनाई गई थी, जो शिल्पकारी की गई थी, ये अलग अलग आकार में थी, गोलाकार थी, चक्राकार थी, खंडित थी। इसको ढोलाकार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ढोलाकार। ढोलाकार जैसे ढोलक का आकार होता है ना, ढोलक का आकार होता है, उसे हम ढोलाकार कहते हैं। इनके जैसे मनके बनाना, ठीक है, और मनकों पर चित्र उकेरना। क्या उकेरना? चित्र उकेरना, चित्र की कलाकृति करना, इनकी माहिरता थी, इनकी विशेषता थी। ठीक है, मनकों के लिए मुख्य रूप से एक पत्थर आता है जिसका नाम है सेलखड़ी। सेलखड़ी पत्थर जो होता है बहुत कोमल, बहुत मुलायम होता है, ज्यादा सख्त नहीं होता। इस पत्थर के माध्यम से ये लोग कलाकृतियां करते थे। इन्हीं पत्थरों से मनके वगैरह या बाकी की चीजें बनाया करते थे। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर भवनों के निर्माण के लिए राजगिरी आप जानते हैं। मैं एक बात कहूँ, आज अगर हम वर्तमान समय में कुछ चीजों को देखें तो आप जानेंगे कि यहाँ पर एक घर बनाने के लिए लेबर चाहिए होती है, मजदूर चाहिए होती है, लेकिन जो मेन घर बना रहा होता है वो मिस्त्री को क्या बोलते हैं? राजमिस्त्री कहते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसी राजगिरी होती थी, यानी भवन निर्माण के लिए मुख्य शिल्प का इसका प्रमाण बड़ी मानते हैं। यानी मुख्य रूप से शिल्प उत्पादन होता था इमारतें बनाने के लिए, भवनों का निर्माण करने के लिए। और हम उस समय के जो भवन देखेंगे इसका बहुत अच्छा प्रमाण देते हैं वहां पे शिल्पकारी कैसे होती होगी। ठीक है, कांसे के बर्तन, किसके बर्तन? कांसे के बर्तन। अब बेटा कांसा बनता कैसे आपको ये भी बता दूं। तांबा तथा रांगा नाम की धातु होती है। ठीक है, इन दोनों तांबा तथा रांगा मिलाकर कांसे का निर्माण होता है। याद रखना आपको कि कांसा कैसे बनता है। जब तांबा और कांसा
एक मिनट सॉरी, रांगा, तांबा प्लस रांगा, इनको मिलाया जाता तो क्या बनता है, कांसा बनता। याद रहेगा, ठीक है याद रहेगा। तांबे और रांगे को मिलाकर हम कांसे का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना। अब कांसे के बर्तन, औजार, हथियार, इन चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, कुल्हाड़ी हो गई, ठीक है, छुरी हो गई, बड़े नाम की भी धातु मतलब होता था कुछ बनाने का, ठीक है। उस समय के जो हथियार या औजार बनते थे वो, ठीक है। सोने, चांदी, इनके आभूषण बनाना, नावों का निर्माण करना। यानी शिल्प उत्पादन में ये जान रहे हैं कि उस समय में लोग क्या क्या बनाते थे, शिल्प उत्पादन में, शिल्प कार्य में क्या क्या कार्य करते थे। यहाँ तक कि बर्तन भी बनाते थे, मनके भी बनाते थे, शंख भी बनाते थे, बाट भी बनाते थे। इनके आकारों के बारे में बताया, चक्राकार, डोलाकार या और भी अन्य आकारों में पाए गए हैं, ठीक है। भवन निर्माण के बहुत अच्छे प्रमाण मिलते हैं शिल्पकारी के माध्यम से। यहाँ पे कुछ धातुओं को मिलाकर कुछ औजार बनाए जाते थे, कुल्हाड़ी, छुरी वगैरह बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे सोने और चांदी का इस्तेमाल करके कुछ आभूषणों का निर्माण किया जाता था, नावों का निर्माण किया जाता था। आपको बता दूं, एक नागेश्वर नाम की जगह है जो वर्तमान में कहाँ पड़ती है, गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, गुजरात में। ऐसे ही बालकोट नाम की जगह पड़ती है पाकिस्तान में। यहाँ से हमें शंख की प्राप्ति बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। बालकोट में और नागेश्वर में, इन दोनों स्थानों से शंख की प्राप्ति की जाती थी, ठीक है। और बात करें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो था ये लाजवर्द के लिए, किसके लिए, लाजवर्द के लिए, लाजवर्द के लिए बहुत अच्छा स्थान माना गया, बहुत प्रसिद्ध स्थान माना गया। इन लाजवर्द नामक पत्थर या लाजवर्द नामक चीज जो प्राप्त होती थी, जो लोग वहां से लाते थे या अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लोथल, लोथल से क्या मिलता था, कार्नेलियम मिलता था। क्या मिलता था, लोथल आपको पता होना चाहिए, गुजरात में है। लोथल से कार्नेलियम मिलता था, क्या मिलता था, कार्नेलियम, ठीक है। खेतड़ी जो जगह है, खेतड़ी है राजस्थान के अंदर, यहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता था। ओमान और खेतड़ी, इन दो जगहों से तांबे का आयात या निर्यात किया जाता था, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। सामाजिक विभिन्नताओं के अवलोकन की बात करें कि समाज में क्या क्या भिन्नताएं देखी गई, समाज में क्या क्या परिवर्तन देखे गए, ठीक है। अब समाज में कुछ परिवर्तन है, समाज में कुछ भिन्नताएं हैं, जैसे कि हम जानते हैं या अपने हिंदू धार्मिक विश्वासों से देखें या अपने सनातन संस्कृति से देखें, तो लोग यहाँ तक कि मृत्यु के बाद कुछ अभी जो कुछ प्रक्रियाएं करते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं दाह संस्कार के लिए या शरीर की अंतिम क्रिया के लिए, तो वो क्या क्या करते हैं। हड़प्पा में कुछ चीज पाई गई है, उसको कहते हैं समाधान। समाधान जानते, जहाँ पे सबको दफनाया जाता हो या जलाया जाता हो, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। समाधानों की बात करें तो हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों से हम गड्ढों में दफनाए जाने के स्रोत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। किस समय जो एक शरीर होता था, जो मृत शरीर होता था, हड़प्पा के लोग कुछ गड्ढों में उन्हें दफना दिया करते थे, ठीक है। गर्त की सतहों पर ईंटों की सिंचाई की गई, जो गर्त की सतह होती है उस पर किसकी सिंचाई की गई थी, ईंटों की सिंचाई की गई थी, याद रखना। कुछ कब्रों में मृदभांड व आभूषण मिले। अब देखो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यानी कि जो लोग थे वो उस टाइम पे क्या करते थे, कब्रों के अंदर कुछ आभूषण और मृदभांड भी रखते थे। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी वगैरह। ऐसा क्यों रखते थे, यानी सोचने वाली बात है, एक इंसान मरने के बाद एक सुई तक नहीं ले जा सकता, यानी बारीक से बारीक चीज नहीं ले जा सकता, तो ये लोग क्या करते थे, उस समय पे आभूषण और मृदभांड रखते थे। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इन लोगों में कुछ प्रचलित बातें थी, कुछ कथाएं थी जो ऐसा करने पे लोगों को मजबूर करती होंगी, ठीक है। आभूषण वगैरह मिले जो इस बात की ओर संकेत करते कि उस वस्तु का प्रयोग मृत्यु उपरांत भी किया जा सकता होगा। यानी वहां के लोगों का ऐसा मानना था कि हम जो वस्तुएं दफना रहे हैं इन लोगों के साथ, ये इन वस्तुओं का इस्तेमाल मृत्यु के बाद भी करेंगे, इनको यूज करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। ये बड़ी सोचने वाली बात थी कि बंदा मरने के बाद किसी भी चीज का यूज नहीं कर सकता, तो इन चीजों को रखेगा क्या, करेगा क्या रखे। और कई कई कब्रों में तो तांबे के दर्पण भी मिले हैं। क्या मिले, तांबे के दर्पण, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कहीं कहीं पर मृतकों के साथ तांबे के दर्पण भी दफनाए गए थे, ठीक है। यहाँ पे एक बात और होती है कि पुरुष और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं, यानी आदमी के स्थान से, आदमी के समाधान से भी और औरत के समाधान से भी हमें कुछ ज्वेलरी, कुछ आभूषण वगैरह मिले हैं। 1980 की हड़प्पा की पहले, यानी हड़प्पा में कब्रिस्तान की खुदाई की गई, 1980 की हड़प्पा के कब्रिस्तान में खुदाई में एक पुरुष की खोपड़ी और उसके साथ सैकड़ों संख्या में मनके, जैस्पर के छन्ने मिले हैं, ठीक है। जैस्पर के छन्ने और मनके वगैरह मिले हैं। तो ये बड़ी बात सोचने की होती है हमारे लिए।
चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ, जो लोग मर जाते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बहुमूल्यवान वस्तुओं को रखने में विश्वास रखते थे। उनका मानना ऐसा था कि अगर इनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, ये गुस्से में ना आ जाए, कहीं क्रोधित ना हो जाए। जैसे कि आपने कुछ मूवियों में भी देखा होगा, जो मम्मीज की मूवियां आती हैं, या आपने एक 11th क्लास में तूतनखामुन नाम से एक मतलब एक किंग का एक पैरो का एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपने सुना होगा कि उसमें क्या होता है कि जब उस पैरो को निकाला जाता है, उस छोटे राजा को निकाला जाता है, तो ये ध्यान रखा, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ज्वेलरी मिलती है, यानी उसमें ये बातें ही बताई जाती हैं कि उस समय के लोग उनके खाने पीने की वस्तुएं भी रखते थे, उनकी ज्वेलरी भी रखते थे, शेविंग करने की रेजर भी रखते थे, अंडरगारमेंट भी रखते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे कि अगर मान लो इसको किसी चीज की जरूरत हुई मृत्यु के बाद और इसको वो चीज नहीं मिली और ये क्रोधित हो गया, तो अपनी कब्र से आने के बाद पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। तो ऐसी कथाएं भी थी। तो सोचने वाली बात है, ऐसा तो वैसे खैर होता नहीं है कुछ भी, लेकिन हम इनकी बातों को और थोड़ा सा देखें तो खुदाई में मिट्टी से बने खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। भाई बच्चे तो उस टाइम पे भी होंगे जब खेलते कूदते होंगे, आज भी बच्चे खेलते कूदते हैं, लेकिन आज के बच्चों के खिलौने कुछ और होते हैं और उस टाइम के बच्चों के खिलौने कुछ और होते थे। वो लोग मिट्टी से बने खिलौने का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। विलासिता बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बुरी बात है, दोनों कह सकते हैं। लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। जहां इंसान ऐशो आराम की जिंदगी जीता है उसे विलासिता कहते हैं, यानी खुशहाली में जिंदगी। तो विलासिता की वस्तुएं क्या क्या ढूंढी है इन लोगों ने, ठीक है। जैसे उपयोगी वस्तुओं की बात करें तो विलासिता की खोज में हमें उपयोगी वस्तुएं मिली है। जैसे कि मैं बात करूं चक्कियां, क्या मिली है? चक्कियां, आटा वगैरह पीसने के लिए, मसाले पीसने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है। मृदभांड, सुइयों के ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, सुइयां ज्यादा कीमती मानी जाती थी, ठीक है। चक्कियां मिली है, मृदभांड मिले हैं, सुइयों से ज्यादा कीमती चीजें मिली हैं, ठीक है। विलासिता की वस्तुओं की बात करें तो विलासिता की खोज हमें फायांस के पत्रों से मिले हैं, जो कि बहुत ज्यादा कठिन होते थे, ठीक है। और मैं ये भी कहूँ कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, अभी तक ठीक से उस लिपि का अनुवाद कोई निकाल नहीं पाया है। हड़प्पा कालीन लोग कुछ प्रतीकों और कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते थे, उन लिपियों का इस्तेमाल करने का एकदम तरीका अलग था। ऐसा कहा जाता है उस समय चिन्ह और प्रतीक पाए गए हैं 375 से 400 के बीच पाए गए चिन्ह। भैया आपसे 26 ABCD के और 52 छोटे या बढ़िया के अक्षर याद नहीं होते, तो 375 से 420 प्रतीक चिन्ह कहां से याद रख लोगे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात कही थी इन लोगों ने। अब शिल्प उत्पादन की जानकारी की स्रोत, यानी शिल्प उत्पादन की जानकारी स्रोत कैसे मिलते हैं हमें पता है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पकार थे, शिल्पकारी बहुत माहिर थे, अच्छी अच्छी कलाकृतियां करते थे। अब मैं ये बता रहा था कि हड़प्पा काल में, हड़प्पा कालीन जगहों पे कुछ शिल्प उत्पादन की कुछ जानकारी की स्रोत, मैं पीछे ही बता रहा हूँ। शिल्पकारी बहुत ज्यादा फेमस थी वहां की, शिल्पकारी बहुत सारी वस्तुएं करते थे। मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, ठीक है, कि हड़प्पा वासी कुशल थे शिल्प उत्पादन में, ठीक है। शिल्प उत्पादन बहुत बेहतर तरीके से करते थे। वहां पे कुछ अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, जैसे मनके बनाते थे, ठीक है, शंख बनाना, शंख की कटाई करना, मोहरों का निर्माण करना, बाट वगैरह बनाना, ठीक है। अब इनके कुछ आकार भी लेते थे, इनमें कुछ प्रमुख आकार होते थे, जिसमें बताया बेलनाकार, बेलन के आकार के, चकोराकार, चकोराकार, गोलाकार और ढोलाकार, ढोलाकार जैसे ढोलक का आकार होता है वैसे, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आकारों में ये लोग कहीं ना कहीं कुछ शिल्प उत्पादन किया करते थे, अलग अलग आकृतियां बनाया करते थे, ठीक है। मनके बनाने के लिए सेलखड़ी नामक पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल किया जाता था, सेलखड़ी नामक पत्थर का इस्तेमाल मनके बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। क्योंकि जो सेलखड़ी पत्थर होता था बहुत मुलायम होता था, बहुत सॉफ्ट होता था, ठीक है। कार्निलियम पीले रंग का एक पत्थर होता था, ठीक है, कार्निलियम पीले रंग का होता था, जो कच्चे माल के साथ आग में तपाकर, यानी जो कार्निलियम होता था पीले रंग का होता था, इसको कच्चे माल के साथ आग में तपाया जाता था। किसमें तपाया जाता था? आग में तपाया जाता था, ठीक है। और उसमें पकाकर इसको जब बाहर निकाला जाता था तो इसका रंग हो जाता था लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग हो जाता था, ठीक है, याद रखना। हड़प्पा लिपि बहुत रहस्यमय लिपि मानी जाती है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे कैसे लिखा गया है। कहीं पे मछलियों की तरह सिंबल लग रहे हैं, कहीं पे हिरण के सींग की तरह सिंबल लग रहे हैं, तो अलग अलग तरह के निशान है, ठीक है। यहाँ पे एक जानवर का भी निशान है। ये लोग आप लोग कमेंट में बताओगे तो कि इस पिक्चर में कौन सा जानवर नजर आ रहा है, ठीक है, किस जानवर की यहाँ पे आकृति बनाई गई है। हड़प्पा में बताया जाता है कि जो लिपि का इस्तेमाल किया जाता था वो अभी तक कोई ठीक से नहीं पढ़ पाया है, क्योंकि उसे अभी तक वो लिपि समझ में ही नहीं आई है। लिपि बहुत पेचीदा थी,
चिन्ह और प्रतीकों की संख्या सैकड़ों में थी, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, जिनमें चिन्ह और प्रतीक बताए गए हैं 375 से 400 के बीच होते थे। कई लेखों में विशेष स्वर या व्यंजन के को व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इनका अनुवाद भी निकाले तो इनको कई जगहों पर, कई स्थानों पर इनको स्वर और व्यंजन में नहीं रख सकते, ठीक है। और इस लिपि की स्पेशलिटी होती थी कि ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कहां से? बाईं से दाईं ओर, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, बाईं से दाईं ओर। या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बाईं से दाईं ओर बनाई लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि की और बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, हमने हड़प्पा लिपि के बारे में बताया, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, इसमें चिन्ह और प्रतीकों की संख्या सैकड़ों में होती थी। 375 से 400 के बीच इसके चिन्ह बताए गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल होते थे। कई जगह पे इनके कहीं ना कहीं इन शब्दों को स्वर और व्यंजन में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता जो इतनी बड़ी, इतनी समृद्ध सभ्यता थी, ये खत्म कैसे हुई, संकट में कैसे पड़ी? तो उस समय या इतिहासकारों का मानना थोड़ा सा अलग अलग है। कुछ इतिहासकारों की विचारधाराएं कुछ और, कुछ इतिहासकारों की विचारधाराएं अलग है। कुछ कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता प्राकृतिक तरीके से नष्ट हुई, कुछ कहते हैं हड़प्पा सभ्यता मानवों के क्रियाकलापों की वजह से नष्ट हुई। चलो उनके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं ये लोग, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण बताया जाता है जल पलावन या बाढ़ आ जाना। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता, आपको पता होनी चाहिए, रावी नदी किनारे विकसित हुई थी, और रावी नदी किनारे ऐसा बताया गया कि रावी नदी में क्या हुआ था, बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने के कारण, ठीक है, यहाँ पे नदियों की धारा में परिवर्तन हो गया, जिस कारण बाढ़ आई, ठीक है, और वहाँ के जो नगर थे वो नष्ट हो गए। जैसे उदाहरण के लिए लोथल और चंद्रद्रोह, ठीक है, इन सभ्यताओं के नष्ट होने के बारे में हमें वर्णन मिलता है। भूमि की उर्वरता में कमी आने लगी, क्योंकि लोगों ने भूमि जगह फसल वगैरह ज्यादा उगानी शुरू कर दी होगी, या कह सकते हैं कि वहाँ की जो भूमि थी, वहाँ की जो जगह थी, वहाँ की जो जमीन थी, उसके लिए, फसल के लिए जो अधिक से अधिक पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो नष्ट होने लगे थे, ठीक है। इसलिए लोग वहां से पलायन करने लगे होंगे। कहीं ना कहीं अकाल व शुष्क जलवायु हो गई होगी, और ये भी कहते हैं कि भूकंप या महामारी के आने से भी वहां के लोगों ने अपना पलायन शुरू कर दिया होगा। विदेशी व आर्यों का आक्रमण, हो सकता है कि विदेशी लोगों ने या आर्य के लोगों ने आक्रमण कर दिया हो, युद्ध छिड़ दिया हो, तो वहां इन आक्रमणों के कारण उन लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी, ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह पर मिली नई प्रकार की कुल्हाड़ियां व हड्डियां बाहरी आक्रमणों की ओर संकेत करती हैं, ठीक है। ये ऐसा बताती हैं कि वहां पे उस जगह पे कुल्हाड़ियां और हड्डियों के संकेत मिले हैं, जो ऐसा बताती है कि बाहरी लोगों ने इस जगह पे, इस सभ्यता में आक्रमण किया होगा। मोहनजोदड़ो में मिले नर कंकालों पर तेज हथियारों के निशान हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने मर्डर किया होगा, किसी ने मारा होगा, तेज धार हथियार वालों के कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लंबी दूरी के व्यापार का कम हो जाना, भाई खाने के लिए, कमाने के लिए जरिया तो चाहिए चाहिए। जो सुदूर क्षेत्रों से इनके संपर्क थे, दूर दूर से लोग कांटेक्ट करते थे व्यापार के लिए, कहीं ना कहीं दूरी के कारण व्यापार कम होने लगा था। माप तौल प्रणाली के छेद होना, ठीक है, वनों की कटाई हो रही थी, शायद आवास निर्माण की जो तकनीक हो रही थी उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो समाप्त होने लगी थी, ठीक है। बड़ी बड़ी जगह प्राप्त करने के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए जंगल काट दिए, और आवास निर्माण की तकनीक थी वो लुप्त होने लगी, ठीक है। अब कनिगम कौन था? कनिगम ने क्या किया, ठीक है। जॉन मार्शल ने तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज की थी। अब कनिगर के बारे में बताते, कनिगम कौन था, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई है, जो कि पिछली वीडियो में हुई है, बात को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो जॉन मार्शल था, ठीक है, उसकी बात अलग है, बट जो भारत के पहले डायरेक्टर सर्वेक्षण के जनरल थे, उनका नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। उनके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज की गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। पॉज करिए, पॉज कर। अरे उल्लू पॉज कर। तो अब मैंने ये बताया था आप लोगों की, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज जो की गई थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। पर कनिंघम जो थे, ये भारतीय पुरातत्व के जो सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल माने जाते हैं, ठीक है। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जो जनक है वो कनिंघम है, ठीक है, ठीक है। यह 4वीं से 7वीं सदी में
आए जो कि चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री के वृतांतों का प्रयोग करते थे। यानी चौथी शताब्दी में आए थे इन्होंने, चौथी शताब्दी में आए बौद्ध और चीनी तीर्थ यात्रियों के कहीं ना कहीं वृतांतों का, पत्रों का, उनके विवरणों का इस्तेमाल करते थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इन्होंने अभिलेख का संग्रह किया था। जो अभिलेख होते हैं आपको पता है उनके अभिलेख किस पे लेके जाते हैं, ठीक है, अभिलेख कहीं ना कहीं पत्थरों पे लेके जाते थे, पट्टिकाओं पे लेके जाते थे, उनका संग्रह भी करते थे। ये ध्यान रखना। कौन? कनिगम। कनिगम को एक भ्रम था। कनिगम को कौन सा भ्रम था, कनिगम का भ्रम क्या था वो जानना है, ठीक है। कनिगम को एक भ्रम था, कि कनिगम को भ्रम क्या था वो बताता हूँ। कनिगम ऐसा सोचते थे कि भारतीय हड़प्पा सभ्यता का विकास गंगा नदी के किनारे हुआ था, ना कि सिंधु नदी। यानी कनिगम का जो मानना था, कनिगम का जो भ्रम था, उनका ये भ्रम था कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ वो गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी के आसपास हुआ, ना कि सिंधु घाटी नदी के आसपास, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा वासियों की धार्मिक मान्यताएं भी थी कुछ। इसकी हड़प्पा वासियों की धार्मिक मान्यताएं थी। जैसे हड़प्पा वासियों की कुछ धार्मिक मान्यताएं क्या थी, ठीक है, जैसे कि मार्त देवी की पूजा करना, शिव की पूजा करना, यानी पूजा पाठ को लेकर, धर्म को लेकर, धार्मिक कथाओं को लेकर कुछ मान्यताएं रखते थे ये लोग कि मार्त देवी की पूजा करनी है, शिव की पूजा करते थे और प्रकृति पूजा को ज्यादा मानते थे, प्रकृति पूजा ज्यादा करते थे। यानी इन लोगों का मानना ऐसा था कि जो भी हमें दिया वो प्रकृति ने दिया, किसी ने नहीं दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो तीन लोगों की पूजा की बात आई है, मार्त देवी, शिव और प्रकृति पूजा, ठीक है। शिवलिंग की पूजा यह सब हड़प्पा वासियों की महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। जैसे कि आज भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा हड़प्पा वासियों की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम पूजा मानी जाती थी, ठीक है, जो लोग ये करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बांट का प्रयोग कैसे होता था, बांट के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में बांट का प्रयोग कैसे होता था, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में विनिमय या विनिमय के लिए, लेन देन के लिए, वस्तुओं के लेन देन के लिए या व्यापार के लिए बांटों की सूक्ष्म व परिशुद्ध प्रणाली का प्रचलन था। यानी लेन देन के लिए, व्यापार के लिए, मापतौल के लिए कहीं ना कहीं बांटों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। यह बांट कैसे कैसे होते थे, बांट के बारे में बता दूं। बांट कैसे कैसे होते थे, बांट घनाकार होते थे, बांट का अनुपात या द्विगुणात्मक होता था। कैसा होता था, द्विगुणात्मक होता था, ठीक है। अर्थात इनका अनुपात कुछ अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, 1:2:4, 8:16:32, यानी रेशो स्क्वायर में, ठीक है। रेशो कैसे निकलना है, स्क्वायर में निकलना है। बांटों के प्रयोग पर सरकारी नियंत्रण कठोर था। नापने के लिए गज का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि दिल्ली में आजकल आम जमीन का जब मापन करते हैं, जमीन को नापते हैं, गज में नापते हैं, तो यहाँ पे जो बाट वगैरह होते थे इन पर पूरा का पूरा सरकारी नियंत्रण था, कठोर तरीके से नापने की विधि थी, ठीक है। नापने के लिए लोग गज का इस्तेमाल किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता से में धातु से बने तराजू का या पलड़ों का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। जो पलड़े होते हैं, जो तराजू ऐसे नापते हैं, ऐसे तोलते हैं, ठीक है, वो तराजू भी प्राप्त हुए यहाँ से, कि यहाँ के लोग कि वस्तुओं को तोलने के लिए, सामान को तोलने के लिए तराजू का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं धातु के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग और कैसे बताया मैंने आपको कि कैसे कैसे होता था, ठीक है। अब जॉन मार्शल की जानकारी के हिसाब से बताएं कि जॉन मार्शल के बारे में कुछ निम्नलिखित बातें थी कि जॉन मार्शल क्या है, जॉन मार्शल की तो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं आप लोगों को। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल बताए गए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूनान तथा क्रिट से कार्यों का अनुभव लिया था। यानी भारत के इतिहास के जनक बताए गए हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं एक जगह बताई गई यूनान और क्रिट, यहाँ से कार्यों का अनुभव लिया। उसके बाद भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्विक थे और इन्होंने क्या किया, नई नई खोजों में दिलचस्पी जताई, नई नई खोजों में ज्यादा इंटरेस्ट जताते हैं, खोजने के लिए बहुत जगह पे गई, ठीक है। उस समय की दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने में बहुत उत्सुक। जैसे कि होता है ना, हम लोग कुछ पता लगे कि हमें कुछ इतिहास की जानकारी बताई गई, जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी जब कोई कहानी सुनाते हैं, हमारा मन क्या जाग जाता है कि हम भी उस टाइम पे होते तो कैसा होता। कहीं ना कहीं ये भी जो कनिगम थे, इनकी भी उत्सुकता कुछ इसी तरह से जागती होती, ढूंढने को लेकर, खोज को लेकर, कि मैं खोज करूं, कुछ नई चीजें ढूंढूं, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम होता है एस एन राव। एस एन राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में कहा, एक पुस्तक है इनकी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसमें कहा था कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था, ठीक है, उसे 3000 साल पीछे छोड़ दिया। यानी भारत को जहां पाया था उसे कहां छोड़ दिया, 3000 साल पहले। किसने कहा था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एस एन राव।
उनकी पुस्तक थी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा उन्होंने। ठीक है, जॉन मार्शल की कमियां, ठीक है, जॉन मार्शल क्या कमी थी, चलो जॉन मार्शल की कुछ कमियां थी, ठीक है, जैसे जॉन मार्शल की कमियां क्या बताई गई हैं। पहली कमी, उसे जॉन मार्शल टीले का अध्ययन समान क्षैतिज इकाई के आधार पर करते थे, यानी कि सोचते सब चीजें एक ही जैसे एक ही बराबर, जो कि गलत होता है। यानी अगर कुछ चीजें जानकारी निकाल रहे हो तो उसे इसमें बताया गया है कि जॉन मार्शल टीले का अध्ययन समाज क्षैतिज इकाई के आधार पर करते थे, टीले के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर देते थे। अब भाई एक जो खोज करता है वो एक बारीक से बारीक चीज को देखता है, बारीक से बारीक चीज को ढूंढता है, और कहीं ना कहीं इनकी एक कमी थी। ठीक है, और इस कारण बहुत सारी जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो गई। हो सकता है उसका खंडन हो गया हो सकता है वो बर्बाद हो गई हो सकता है वो टूट गई हो। जॉन मार्शल ने उस पर ध्यान नहीं दिया, अनदेखा किया, जिस वजह से हमारी बहुत सारी धरोहर, बहुत सारी इतिहास की चीजें, बहुत सारी इतिहास की जानकारी लुप्त हो गई हमेशा के लिए। ठीक है, अच्छा व्यापार कर लेते हम कुछ टाइम पहले कि व्यापार कैसे होता है। आज भी व्यापार के लोग बहुत उत्सुक होते हैं, लेकिन व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तरीके क्या थे, ठीक है, माल ले जाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते थे। सबसे पहला तरीका, ऐसा बताया जाता है कि जो पुरातत्वविद थे, ठीक है, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने बताया उनके अनुसार शिल्प आदि के निर्माण के लिए कई प्रकार के यानी कच्चे माल का प्रयोग होता था। भाई शिल्प उत्पादन करना है, कुछ चीज बनानी है तो कच्चा माल तो चाहिए। कच्चे माल से ही शिल्प उत्पादन किया जाता था। मिट्टी आदि तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पत्थरों तथा जलोढ़ मैदानों के बाहर से क्षेत्रों से मंगवाया जाता था। यानी पत्थर वगैरह हर जगह नहीं मिलते थे, कुछ विशेष प्रकार के पत्थरों के लिए उन्हें दूर भेजा जाता था, वहां से वो पत्थर मंगवाए जाते थे, तब वो उनसे कोई नई चीज बनाया करते थे। ठीक है, मिट्टी से बनी बैलगाड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। वो इस बात की ओर संकेत देते हैं कि बैलगाड़ियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं माल ढोने के लिए और हो सकता है खेल की जुताई के लिए भी उनसे इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है, लेकिन पहले का इंसान बताओ खुद ही से करता था खेती बाड़ी, जुताई वगैरह, जानवरों का इस्तेमाल तो बाद में शुरू हुआ था। ठीक है, बैलगाड़ियां स्थल मार्गों पर माल ढोने के लिए, यात्राएं करने के लिए बहुत अच्छा साधन मानी गई थी। ठीक है, संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बहने वाली जो नदियां थी, जो उसके आसपास बहती थी, उनके मार्गों के साथ ही तलीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता है। तलीय मार्ग, कौन से मार्ग? तलीय मार्ग यानी जमीन, रोड, सड़कें, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल भी किया जाता है। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उपमहाद्वीप तथा उसके आगे, कच्चा माल सिर्फ भारत में ही, सिर्फ पाकिस्तान में ही, अनेकों स्थानों से मंगवाया जाता है। शायद हर देश की, हर सभ्यता की अपनी जरूरतें होती थी और उन जरूरतों के अनुसार वो दूसरे स्थानों से भी माल मंगवाते होंगे, जिससे कि व्यापार और अच्छे से हो सके। तो नोट में लिखा है मैंने, नोट में क्या लिखा है आप लोग देखोगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। शिल्प उत्पादन के लिए हड़प्पा के लोग कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कई उपायों का सहारा लेते हैं, जैसे नागेश्वर, मैंने बताया गुजरात में, आपको पता होना चाहिए। बालकोट जैसे मैंने बताया पाकिस्तान में, यानी कि नागेश्वर और बालकोट समुद्र के समीप बसे हुए हैं। अब समुद्र में आपको पता है शंख जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, तो नागेश्वर और बालकोट से शंख मंगवाए जाते थे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ अपनी बस्तियां स्थापित करनी शुरू कर। आपको पता होना चाहिए कि व्यापार कहाँ हो सकता है, लोग कहाँ बस सकते हैं, जहाँ उनको संसाधन मिले, जहाँ उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटी मिले। इसलिए लोगों को दिखा कि यहाँ व्यापार अच्छा हो सकता है, तो लोगों की बस्तियां बसनी शुरू हो गई वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही कुछ अन्य परास्थल जो सुदूर मतलब थोड़े से दूरी के क्षेत्र में, जैसे कि बताया जाता अफगानिस्तान में सोर्तुगई नाम की एक जगह बताई थी मैंने, वहां से अत्यंत कीमती माने जाने वाली नीले रंग के पत्थर या नीले लाजवर्त या माणिक आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं। ठीक है, इनके अच्छे स्रोत बताए गए हैं। लोथल कार्निलियम के लिए गुजरात में एक जगह है भड़ोच, क्या नाम है गुजरात में एक जगह का नाम भड़ोच, वहां से कार्निलियम वगैरह मंगवाया जाता था। तो अन्य स्थानों से अन्य प्रकार की वस्तुएं, एक जगह पे सारी वस्तुएं नहीं मिलती थी, अलग अलग जगह से वस्तुओं को मंगवाया जाता था। ठीक है, सेलघड़ी, आपको पता होना चाहिए सेलघड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण पत्थर होता था, बहुत मूल्यवान पत्थर होता था, क्योंकि लोग जो शिल्पकारी करते थे वो सेलघड़ी के पत्थर पे ही करते थे, क्योंकि सेलघड़ी का पत्थर जो होता था बहुत मुलायम, बहुत कम सॉफ्ट होता था। सेलघड़ी जो है दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से मिलती थी। कहाँ कहाँ? दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से। ठीक है, और धातु, ठीक है, इसके स्रोत के निकट स्थित था।
सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान के स्रोत के लिए एकदम निकट स्थान माना गया था। ठीक है, हड़प्पा के लोग कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति का उपयोग करते थे। ठीक है, जिसमें ये लोग राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबे को मंगवाते थे, और आपको पता होना चाहिए कि ओमान नाम की एक जगह थी, वहां से भी तांबा मंगवाया जाता था। अब भारत में देखो, राजस्थान तो हो गया तांबे के लिए, भारत में जो सोने की बात आती है तो एक जगह है स्वर्णगिरी, जो साउथ इंडिया में पड़ता है। सोने के लिए बहुत अच्छा स्थान बताया गया स्वर्णगिरी। सोने का उत्पादन है, सोने का जो सोना जो मंगाया जाता था वो स्वर्णगिरी से मंगाया जाता था। ठीक है, यहाँ भारत में सोने के लिए अभियान भेजे जाते थे। ठीक है, इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तु, यदा कदा का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, संपर्क मिलते हैं, इन तक की संकेतक भी है। ठीक है, एक मिनट। अब कुछ क्षेत्र, कुछ जगह इतनी दूर होती थी कि उनसे संपर्क कैसे करें। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क करने के क्या तरीके होते होंगे। ठीक है, उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाता होगा। देखो, आधुनिक पुरातत्व के द्वारा अनुसंधानों के संकेत मिलते हैं। भैया कांटेक्ट अभी थोड़ी होते होंगे, कांटेक्ट पहले भी होते होंगे, एक दूसरे संकेत तभी दिए जाते होंगे, एक दूसरे से मैसेज वगैरह, बातें वगैरह, या एक स्थान से दूसरे स्थान अपने कुछ चीजों को भेजना हो तो कैसे कांटेक्ट करते होंगे, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में, कहाँ पे, अरब नाम की जगह है, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित ओमान से क्या मंगाया जाता है, तांबा, जो मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, आयात किया जाता था। हड़प्पा पुरावस्तुओं व ओमान से आयात किए गए तांबे के रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि दोनों में निकल की मात्रा पाई गई। निकल एक धातु होती है, आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो राजस्थान का तांबा हो चाहे वो ओमान का तांबा हो, दोनों की जब रासायनिक अभिक्रिया क्या कराई गई, जब उसकी टेस्टिंग कराई गई, तो ये पता लगा कि इन दोनों के अंदर निकल की मात्रा मिलती है। संपर्क और भी तरीके से होते थे। ठीक है, संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं, तरीके मिलते हैं, जो एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, ठीक है, अर्थात एक बड़ा सा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी का एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती हैं, यानी मोटी परतें लगा दिया, जो लिक्विड चीज डाली जाए वो लिक्विड चीज बाहर ना निकल जाए, बह ना जाए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इनमें रखे सामान को ओमान से तांबे से विनिमय करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सामान रखा जाता था उनके लेन देन के लिए, तांबे के लेन देन के लिए एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, ईसा की 3री शताब्दी में, सहस्त्राब्दी के समय कुछ लेख मिले हैं जिन पर तिथि और तारीख दोनों के संकेत मिलते हैं। यानी हड़प्पा की जो सहस्त्राब्दी उस समय कुछ लेख मिले हैं, कुछ लेखों के पत्र मिले हैं, उनसे में क्या क्या पता लगा, दिन भी लिखा हुआ है और तिथि भी लिखी हुई है। ठीक है, लेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग ओमान नामक क्षेत्र से तांबे का आयात करते थे। ठीक है, जो हड़प्पा के लोग थे इनसे ये पता लगा कि हड़प्पा के लोग तांबा कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान से तो मंगाते थे, साथ ही ओमान नामक स्थान से भी मंगाते थे। लंबी दूरी के संपर्क की और संकेत की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि लंबी दूरी की संकेत की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा की मोहरे, बाट, पासे, मन के भी शामिल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, जो कच्चा माल प्राप्त किया जाता था उसको प्राप्त करने के लिए उपमहाद्वीप और उसके आगे कैसे होता है, उपमहाद्वीप और उपमहाद्वीप से आगे कैसे जाया जाता होगा, क्या किया जाता होगा, उसके बारे में। जैसे शिल्प तो आपको पता है, अब थोड़ा सा शिल्पकारी करते हैं। ठीक है, शिल्प उत्पादन के लिए हड़प्पा के लोगों को कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकती, सारी चीजें एक ही जगह पे नहीं मिल सकती। उन लोगों को चीजों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्थान पे जाते, जैसे कि आपको पता है कुछ गाँव से लोग दिल्ली में, मुंबई में, देश के कोने कोने में जाते, क्यों जाते हैं, रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में, कुछ उनको वहां पे संसाधन मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे हड़प्पा वासी क्या करते थे, व्यापार के लिए, वस्तुओं को बनाने के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्थानों का सहारा लेते थे। जैसे नागेश्वर और बालकोट में समुद्र के समीप क्या होता था, शंख मिलते थे, इसलिए लोग वहां जाते थे। ठीक है, और
तो लोगों ने यहाँ अपनी बस्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी। ठीक है, सोर्तुगई जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले, सोर्तुगई यानी अफगानिस्तान के अंदर एक कुछ चीजें बताई गई हैं। ठीक है, सोर्तुगई नामक स्थान है जो अफगानिस्तान में पड़ता है, वहां पे नीले लाजवंत के पत्थर बहुत कीमती माने गए हैं। वहां से ये एक अच्छा स्रोत था। जो इसके निकट लोथल, लोथल से क्या मिलता था? कार्निलियम, जो कि आपको पता है लोथल कहाँ पे है? गुजरात के भड़ोच में स्थित है। ठीक है, स्थापित है। वहां से कार्निलियम नाम का जो पदार्थ, कार्निलियम नाम का जो तत्व है, बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। हड़प्पा के लोगों को कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अन्य नीतियों का उपयोग भी करना पड़ता था। बहुत सारी नीतियां अपनाई हुई थी जिनसे इन्हें कच्चा माल प्राप्त हो सके, जिनसे अपना व्यापार बढ़ा सके और अपने यहाँ की संसाधनों को पूर्ण कर सके। ठीक है, वे लोग राजस्थान में खेतड़ी क्षेत्र में तांबे के लिए जाने जाते थे। बार बार रिपीट हो रही है पूछ रहे हैं। ठीक है, और सोने के लिए अभियान बेचते थे, जो कि मैंने बताया कहाँ बेचते थे? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में एक जगह है स्वर्णगिरी। कौन सी गिरी? ठीक है, स्वर्णगिरी नामक एक जगह है, वहां जाते थे। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे के वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। यानी जो नॉर्मल मृदभांड होते थे वहां के मृदभांडों से थोड़े से अलग होते थे, थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती थी। ठीक है, ऐसा संभवतः है कि क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का क्या बेचते थे? तांबा वगैरह बेचते थे। किस लिए? ताकि व्यापार हो सके इन लोगों से। अच्छा, ठीक है, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क मैंने आपको बता दिया कैसे मिलते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा और। ठीक है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमान से तांबे के साथ विनिमय, यानी जो मृदमानों के अंदर, जो मृदमानों के अंदर जो एक लेप लगा दिया जाता था ताकि उस पर हिसाब ना हो सके, उसके बदले तांबा मंगाते थे। क्या मंगाते थे? तांबा। ठीक है, इसकी तीसरी सहस्त्राब्दी के समय के कुछ लेख मिले हैं जिन पर दिन और तिथि मिली है, जो कि मैं पिछले कॉन्सेप्ट में, पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ। इन लेखों से पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए मेसोपोटामिया में बहुत बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ के लोग तांबे के आयात के लिए ओमान से संपर्क करते थे, ओमान से मंगाते थे। यह बात बहुत ही रोचक है क्योंकि दोनों स्थानों ओमान और मेसोपोटामिया में तांबे के जो अंश मिले हैं, ठीक है, उनमें एक चीज पाई गई है, निकल के अंश मिले हैं। ठीक है, कार्निलियम मैंने बताया, कार्निलियम, लाजवर्द, माणिक और तांबा तथा सोना तथा विविध प्रकार के लकड़ियां, ये सब मिले हैं। मेलुआ विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। ठीक है, तो ऐसा वहां के एक पक्षी है हाजा। हाजा पक्षी को किससे कंपेयर किया गया है? मोर से। याद रखना है, हाजा पक्षी को किससे कंपेयर किया गया? मोर से कंपेयर किया गया। मैं आपको बता दूं मेलुआ क्या है। मेलुआ एक वर्ड आया है। ठीक है, मेलुआ एक वर्ड आया है। यह एक प्राचीन क्षेत्र है, एक सभ्यता है। ठीक है, जब मेसोपोटामियाई ग्रंथों में वर्णित है। कहा किसने ग्रंथ है? मेसोपोटामियाई ग्रंथों में वर्णित है। मेसोपोटामिया के देश में मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, मेलुआ में नाविक लोग बहुत रहते होंगे, इसलिए मेलुआ को नाविकों का देश माना गया है। ठीक है, एक रहस्यमयी लिपि जो मैं बता चुका हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उन लिपियों के अंदर चित्रों को, प्रतीकों के माध्यम से उनको लिखा जाता था। 375 से 400 के बीच इनकी प्रतीकों की चिन्हों की संख्या होती थी। ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, इनको अभी तक ठीक से कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन बता चुका हूँ, पहला कारण दूसरा कारण दोनों बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो है। हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण बताता हूँ, तो बताते हैं। अभी तक कोई एग्जैक्टली बता नहीं पाया है कि एग्जैक्टली अंत हुआ कैसे है। तो कुछ साक्ष्य से पता लगता है कि 1500 ईसा पूर्व तक यहाँ के लोगों ने चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिक विकसित हड़प्पाई स्थलों को त्याग दिया था। ठीक है, उनको त्याग कर किसी अन्य स्थान पे चले गए थे। ठीक है, इसके साथ गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई नई बस्तियों में
जनसंख्या बढ़ने लगी थी, जो कि अभी भी इन जगहों की जनसंख्या काफी अधिक है। ठीक है, ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व तक या उसके बाद तक अस्तित्व में रहे थे। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण देख लेते हैं उसको। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। वहां पे कुछ बदलावों के कारण, जैसे कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु जैसे कि बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। वहाँ जो नई टेक्नोलॉजी या वहाँ की टेक्निक के हिसाब से जो आवास बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे, वो लुप्त होने लगे। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प की विशेषज्ञता के कारण समाप्त हो गई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए व्यापार कहाँ होता है, जहाँ लोग होते हैं। अब लोग वहीं बसते हैं जहाँ व्यापार अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो लोग ऐसे स्थानों को ढूंढने लगे जहाँ व्यापार अच्छे से हो पाता हो। इस वजह से भी लोग वहां से पलायन करना शुरू कर चुके थे। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा माल ही चाहिए होता है। ठीक है, प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास होने लगा। ठीक है, ये लुप्त होने लगी। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो चुका था। जो बड़ी बड़ी संरचनाएं बनती थी, बड़ी बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बताया गया तो बंद हो चुका था। ठीक है, उनको मिलाकर पुरावस्तुओं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत देती थी। लोग गाँव की ओर पलायन करने लगे थे। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अनुवर्ती संस्कृति। दूसरा कारण बताता हूँ मैं आपको कि हड़प्पा सभ्यता दूसरे कारण में क्या बताएगी कि ऐसा क्या रहा होगा जिससे वो नष्ट हो गई। समय बीतने के साथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन सभ्यताओं में अनेक परिवर्तन आए। आपको पता है समय के साथ साथ समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, समय समय में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जलवायु के बदलने से, वनों की कटाई से, ठीक है, सुनामी या नदियों का सूखना या नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए, या जो वहाँ की भूमि थी वो अत्यधिक इस्तेमाल आदि होने के कारण वहाँ की भूमि के पोषक तत्व खत्म हो चुके थे। ठीक है, बस्तियों के संदर्भ में तो बहुत सारी चीजें बताई गई कि बस्तियां कैसे लुप्त हुई, तो परंतु इस सभ्यता का पूरी तरह से जो कारण बताया गया कि खत्म हुई कैसे हुई, ये एग्जैक्टली अभी कोई नहीं बता पाएगी सभ्यता खत्म हुई तो हुई कैसे। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों सभ्यताओं के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है बीच बीच में कुछ वर्ड मिस्टेक्स रह गए हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप कोशिश करना समझने की, क्योंकि पीपीटी में कई बार ऐसा हो जाता है। कोशिश मैंने पूरी की आपको अच्छे से समझाने की। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ समझाएगा, हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हमारी मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। ओके।